हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और एक्सप्रेशंस इन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर, सिंबल या एक्सप्रेशन को अगर हम लोग किस फॉर्म में, रो और कॉलम्स के फॉर्म में रख दें तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये 4 सिटीज़ हैं ABC और इनसे बस की कनेक्टिविटी दी हुई है कि ए से बी की तरफ एक बस जा रही है, ठीक है, और ए से सी की तरफ 2 बस जा रही हैं। ए से डी की तरफ देखिए डायरेक्ट कोई बस नहीं है। ए से ई की तरफ एक बस जा रही है ना। इस तरीके से एक ये एरो के द्वारा बसों का बताया गया है कि कौन बस किस सिटी में कैसे जा रही है। इसी को देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझें, है ना। इसको हम लोग अगर इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा कि जैसे ए से ए कोई बस खुद उसी सिटी में तो कोई जाएगी नहीं, तो 0 हो गया। ए से बी की तरफ, है ना, इधर देखो ABCDE 5 सिटीज़ हैं और 5 सिटीज़ इधर हो गई, वही इधर लिख लिया। तो सिटी ए से सिटी ए की तरफ कोई बस नहीं जा रही, 0 है। ए खुद उसी सिटी में तो बस चलेगी नहीं। दूसरा ए से बी की तरफ, ए से बी सिटी कितनी बस जा रही है? देखिए एक बस जा रही है, तो एक बस जा रही है। इसी तरीके ए सी सिटी के लिए कितनी बस जा रही है? ए से सी सिटी के लिए 2 बसें जा रही हैं, तो ए से सी के लिए 2 हो गया। और फिर ए से डी की तरफ देखिए 2 बसें जा रही हैं, ये 2 बसें, तो 2 बस हो गई। और ए से ई की तरफ एक बस जा रही है। इस तरीके से बी से चलने वाली बसें तो देख लेते हैं। बी से ए की तरफ कितनी जा रही हैं? एक जा रही है। बी से ए की तरफ एक। बी से बी खुद उसी सिटी में तो कोई बस चलेगी नहीं, तो 0 हो गया। बी से सी की तरफ, बी से सी की कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो 0 हो गया। बी से डी की तरफ भी देखिए कोई बस नहीं है। बी से डी की तरफ नहीं है, डी से बी की तरफ है, लेकिन बी से डी की तरफ कोई बस नहीं है, तो 0 हो गया। फिर बी से ई की तरफ एक बस जा रही है, 1 हो गया। उसी तरीके सी से चलने वाली हर एक सिटीज़ की बसें देख लीजिए। सी से ए की तरफ एक बस है, 1 बस हो गया। सी से बी की तरफ कोई डायरेक्ट बस नहीं है। सी से डी की तरफ एक बस है ये। सी से ई की तरफ एक बस है, ये एक बस है। सी से ई की तरफ एक बस है और सी से डी की तरफ एक बस हो गया, ठीक है। उस तरीके से डी से चलने वाली बाकी सिटीज़ को मिलाने वाली बसें देख लीजिए। डी से ए की तरफ कोई बस है? नहीं है, डायरेक्ट डी से ए की कोई बस नहीं है। फिर डी से बी की तरफ एक बस है, डी से बी की तरफ एक बस है। डी से सी की तरफ कोई डायरेक्ट बस नहीं है, 0 हो गया। फिर डी से डी की तरफ तो कोई होगा नहीं, सेम सिटी है। फिर डी से ई की तरफ भी कोई बस नहीं है। फिर ई से ए की तरफ कोई बस नहीं है। ई से बी की तरफ देखिए 2 बसें हैं, 2 बसें जाती हैं दिन भर में, ठीक है। फिर ई से सी की तरफ एक बस है, ई से सी की तरफ एक बस है। और ई से डी की तरफ कितनी बसें हैं? 2 बसें हैं। और ई से ई खुद उसी सिटी में तो कोई बस चलेगी नहीं, तो 0। तो इसी चीज़ को हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जहाँ भी रो और कॉलम का में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस तरीके का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझें। दूसरा एग्जाम्पल है ये
कि अगर कोई ये इक्वेशंस दी हैं, 3 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें Ax इक्वल टू बी, तो ये देखिए इनके कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया, वेरिएबल ये हो गया x1 x2 x3, b1 b2 b3, ये उसकी कास्ट हो गई। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कम वेरिएबल का है, मान लीजिए 2 वेरिएबल्स का है, तो उसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है ना, और x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का है, उसको भी एलिमिनेट करके निकालेंगे। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 10 वेरिएबल्स हो जाएं, ठीक है, तो एलिमिनेट करके निकाल पाएंगे। मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, तो पहले हम 2 इक्वेशन से एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, फिर अगले 2 से एक कर देते हैं, 2 इक्वेशन आती है, फिर उनको सॉल्व करके ठीक है 2 वेरिएबल्स निकाल लेते हैं, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यही चीज़ अगर आपके पास 20 वेरिएबल हो जाए, 100 वेरिएबल्स हो जाए, 1000 वेरिएबल्स हो जाए, तो क्या उनका इस तरीके एलिमिनेट करके सॉल्व किया जा सकता है? नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग मैनुअली, है ना। तो इसको फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में, है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में करके कंप्यूटर की हेल्प से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जैसे ये जो बसों का इस तरीके से होता है ना, तो ये इस तरीके से, तो बसों में जैसे डिस्टेंस का या फेयर का होता है, तो कंडक्टर के पास में ऐसे ही चार्ट होता है कि एक सिटी से, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस का किराया क्या होगा, वो इस तरीके से टेबल के फॉर्म में दिया होता है, तो वहाँ पे यूज होता है ना। तो मैट्रिक्स का बहुत यूज है ना। इस तरीके की जो इक्वेशंस होंगी उनको मान लीजिए 100 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में बना के उसका सॉफ्टवेयर के द्वारा, है ना, उसको हम लोग कंप्यूटर उसको सॉल्व कर देता है ना। तो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है। और इस तरीके से रियल लाइफ में देखें तो जैसे आप मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सामान इतना ख़रीदना है ना, ये सामान इतना ख़रीदना है, तो वो भी आपकी लिस्टिंग हो गई, टेबल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वो भी हो जाता है। आपकी मार्कशीट देखो कि मैथ में इतने नंबर हैं, ठीक है, इतने थ्योरी में इतने, प्रैक्टिकल में इतने, ये है ना। इसी तरीके फिजिक्स में थ्योरी प्रैक्टिकल ये कितने नंबर पे टोटल, ठीक है, तो वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ भी मैट्रिक्स यूज हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर भी इस तरीके का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आता है, वहाँ समझिए कि मैट्रिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर जो कॉस्ट जो आइटम्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है कि उसमें कितने रुपीस का क्या है, तो वो भी एक टेबुलेटेड फॉर्म में होता है। अगर वो कहीं पैराग्राफ के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहे तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए टेबुलेटेड फॉर्म में वो इजीली समझने में आ जाता है ना। उसका एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना। डिफरेंट थिंग्स कोई भी हो, उस तरीके से हम लोग उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके इजीली उसको समझ पाते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझिए। देखिए एक रेक्टेंगल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए शेप है ना, ये रेक्टेंगल शेप है, यहाँ मान लीजिए कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये इनके जो बाउंड्रीज़ के पॉइंट्स हैं कि ये इतनी दूरी में है ना, मान लीजिए किसी भी तरीके से ये बाउंड्री के पॉइंट्स द्वारा वो उसमें फीड है कि इतनी दूरी में ये चित्र बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये P पॉइंट कितना दूरी पे है, 2, और ये कितना क्या हो जाएगा, 4, 2। यानी कि अगर इसकी एक हम लोग इनके चारों पॉइंट की एक मैट्रिक्स, चारों पॉइंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, 2, है ना, पहला पॉइंट 2, फिर 2, 4, ठीक है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स में P पॉइंट 2, 2, Q पॉइंट 4, 2, और इसी तरीके से अगला R और S। R पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर से 4, इधर से 4, 4, 4 R हो गया। S पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 4, ठीक है। R का हो गया 4, 4, इसका 2, 4 है ना। ये P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट। हमने बताया ना कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स होता है, तो हमने पॉइंट का अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है, कि पहला कॉलम पहला पॉइंट बना लिया, दूसरा कॉलम दूसरा पॉइंट बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये A मैट्रिक्स हो गई। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2A निकाल लें, तो हमारी मैट्रिक्स ये हो जाएगी,
ठीक है, 4 4 8 4 8 8 और 4 8, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो पहला पॉइंट कहाँ पर चला गया, 2 जो 2, 2 पर था 4, 4 पर पहुँच गया। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर था वो चला गया 4, 4 पर। इस तरीके ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पर चला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर चला गया। तो क्या हुआ, फिगर बड़ा हो गया ना। ये फिगर यहाँ पर मान लीजिए कोई इमेज बनी होती तो वो अब इमेज और इतनी बड़ी हो जाती। अगर हम लोग k की जगह पे यहाँ 2 की जगह 3 कर देते तो फिगर और बड़ा बन जाता, तो और बड़ी इमेज हो जाती। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जूम हो रहा है ना, वो फिगर जो है उसको हम लोग जूम कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये वैल्यू कम कर दो, मान लीजिए हमने k की जगह पे इसकी जगह पे 1/2a ले लिया तो हमारा पहला पॉइंट 1 1 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट p वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा 2 1 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट q पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर r पॉइंट यहाँ पर आ गया, s पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है लेकिन ये छोटा हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से अगर हम लोग मतलब जो वहाँ पे ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मान लीजिए कोई कोडिंग कर दी गई है ना, और उसमें ये है कि ये के दे दिया गया उसका, तो के की वैल्यू 5 दे दिया तो फिगर उतना बड़ा हो गया, 5 के बराबर हो गया, उसका 5 टाइम्स हो गया है ना। के की वैल्यू हाफ कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो जितना बड़ा चाहे वो फिगर बन जाएगा उतना। केवल यहाँ एक वैल्यू के की वैल्यू बदलते ही फिगर ये बड़ा हो जाता है। जैसे आप मोबाइल को जूम करते हैं तो क्या हुआ कि उसमें वही के की वैल्यू आप कम ज़्यादा कर रहे हैं ना, कम करेंगे तो फिगर छोटा हो गया, ज़्यादा कर देंगे तो फिगर बड़ा हो गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स के बहुत यूजेस हैं। जहाँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो वही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे जाइए तो वहाँ टाइम टेबल जो ट्रेन के आने जाने का है वो भी देखिए एक उस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी हैं उनको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 2 फॉर्म लेंगे, है ना, 2 फ्रेम बनाएंगे, इन्हीं फ्रेम से हम सारी डेफिनेशन को बना लेंगे। एक फ्रेम है कि ए मैट्रिक्स, यहाँ डैश में हो सकता है कुछ भरे या ना भी भरे, तो ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी क्या कहेंगे, इफ़, है ना। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, कौन सी, उसको क्या कहेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसको क्या कहेंगे, इफ़ के आगे उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो जैसे आप अपने मित्र को गुड मित्र, अच्छा मित्र कहेंगे, है ना, इफ़ के आगे उसकी अच्छी कंडीशंस जो दे दें, उसी तरीके मैट्रिक्स को हम लोग एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी डैश इफ़ के आगे उसकी कंडीशन देंगे। दूसरा, ये तो अगर मैट्रिक्स में वो गुण होंगे तो उसको हम लोग जो भी मैट्रिक्स कहना होगा कह देंगे। अगर मैट्रिक्स में कुछ चेंज करने के बाद वो मैट्रिक्स मिलती है तो हम लोग ये डेफिनेशन यूज करेंगे, ये फॉर्म यूज करेंगे। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई डैश, कैसे ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको हमने क्या किया कि वो हमको नई मैट्रिक्स मिल गई, इज कॉल्ड, ठीक है, उस नई मैट्रिक्स को जो भी होगा वो कह देंगे। तो केवल यही 2 फॉर्म यूज करके हम लोग हर एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को बनाएंगे। जैसे अब हमें लिखना है रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कुछ भी हो जाए, कितने भी कॉलम हो लेकिन एक रो हो। जैसे 2 4 6 ले लिया तो इसमें एक रो है और कॉलम 4 है, ठीक है, तो एक रो होनी चाहिए। तो शर्त क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो तो वो मैट्रिक्स रो कहलाएगी, ठीक है। तो रख लीजिए शर्त क्या आ गई इसमें कि मैट्रिक्स का की केवल एक रो होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमने बताया ना, यहाँ पे ज़रूरी होगी, जैसे स्क्वायर वगैरह मैट्रिक्स होगी तो यहाँ रखेंगे, अदरवाइज ये खाली रह जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होगा। तो ए मैट्रिक्स, अब यहाँ स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, कौन सी, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ़, शर्त क्या है भाई उसकी कि इफ़ इट कंटेन्स क्या कंटेन कर रहा है, ओनली वन रो, इट कंटेन्स ओनली वन रो। तो ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, सेम इसी तरीके। इसमें क्या होता है, एक कॉलम होना चाहिए, कॉलम एक और रो कई भी हो जाएं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको पता है जैसे
कोई भी मैट्रिक्स दी है तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये आपकी पहली रो कहलाती है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। और ये कॉलम कहलाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, है ना। तो रो बाई कॉलम, है ना, ये वाला रो होता है, ये कॉलम और ये कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम जैसे आपके घर कॉलम पे बनते हैं तो खड़े होते हैं बिल्कुल, है ना, तो इसका मतलब खड़े वाली जो होती है लाइन वो कॉलम कहलाएगी, इस तरीके वाली। ठीक है, तो कॉलम क्या हुआ कि एक कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। तो इसमें रो कितनी भी हो सकती हैं, तो हमने 3x1 की ले लिया एक एग्जांपल। तो कॉलम की इस शर्त क्या है इसकी कि एक कॉलम होना चाहिए। तो बस इसी फ्रेम में रख दीजिए कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ, क्या शर्त है, इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो हम लोग इसी दोनों फ्रेम में सारी डेफिनेशन को रखेंगे। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, जितनी रोज हैं उतने कॉलम होने चाहिए। तो देखिए किसमें, इसी पहले वाले में रख देंगे क्योंकि उसी मैट्रिक्स की में है कि रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ के आगे शर्त बताइए, क्या शर्त है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज कॉलम, इफ़ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इफ़ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लिख लो, एलिमेंट इसके अंदर जो होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर होना जरूरी है, जितने रोज और उतनी कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके ये उसका आर्डर होता है, क्या लिखते हैं, m क्रॉस n। तो ये पहला वाला m होता है, दूसरा वाला n होता है। तो यहाँ m और m क्रॉस m मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, रेक्टेंगल इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा, है ना, रेक्टेंगल। तो इसमें इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो सेम वैसे डेफिनेशन दे दो कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए हमने बताया ना कि यहाँ तब भरेंगे जैसे स्क्वायर या और कोई होगा तभी भरेंगे। तो यहाँ स्क्वायर होना जरूरी नहीं, तो नहीं भरेंगे यहाँ पर। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कैसी मैट्रिक्स बताइए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़, क्या शर्त है भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कि इसके रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो इफ़ इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसे लिख लीजिए, या किसी भी तरीके से इफ़ के आगे कंडीशन आप वही बता दीजिए कि इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल, इस तरीके भी लिख सकते हैं, या अनइक्वल नंबर ऑफ, इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इफ़ के आगे की बात आपको ये लिखना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, रटना नहीं, बस आपको समझ के कंडीशन अपने हिसाब से रख दीजिएगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, एलिमेंट इसके सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, शर्त क्या है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे और ये स्क्वायर हो या क्यूब हो, मतलब स्क्वायर वगैरह जरूरी नहीं है। तो इसमें देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, बोलिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ़, क्या शर्त है कि इफ़ इट कंटेन्स all the elements are zero, if it contains all the elements are zero, इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, या if all the elements of this matrix is zero आर जीरो, all the elements of this matrix are zero, ऐसे भी लिख लीजिए। इफ़ के आगे कंडीशन वही देनी है, आपको अपने लैंग्वेज में क्लियर शब्दों में लिखनी है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई ओ, है ना। देखिए मैट्रिक्स को जनरली हम लोग अल्फ़ाबेट्स के लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी, तो जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या कभी कभी कोई जीरो बोलता है, तो हालांकि ओ होता है, अल्फ़ाबेट से यूज करते हैं ना हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ इज इक्वल टू, ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो बताइए कितने आर्डर की मैट्रिक्स है। पहले हमेशा रो लिखते हैं, तो रो कितनी, 2, और कॉलम कितने, 3, तो 2x3 की ये नल मैट्रिक्स हो गई। कोई भी आप और भी लिख सकते हैं, किसी भी आर्डर की नल मैट्रिक्स। सपोज हमने लिख लिया जीरो इज इक्वल टू 0 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 0। ठीक है, बताइए नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, कितने आर्डर की है, ये है आपकी 3x, बताइए 3x4, है ना, 4 कॉलम है, तो 3x4 की ये मैट्रिक्स हो गई नल मैट्रिक्स। ठीक है,
अगली डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है, तभी डायगोनल बनेगा। मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है, इस तरीके का। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसको मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, है ना, या केवल डायगोनल बोलते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये शर्त है इसकी। डायगोनल की एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये होना चाहिए। शर्त पता लग गई? शर्त क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो देखिए इसी फ्रेम में रखिए, तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ स्क्वायर होना जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स तभी डायगोनल बनेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तो अब यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, क्या शर्त है कि उसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, केवल डायगोनल लिख दें या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है, आर जीरो। तो इसका एग्जांपल कोई भी लिख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट में कोई भी रख दो, इसके अलावा लेकिन बाकी जीरो होंगे। यहाँ पे डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जीरो नहीं लिख सकते हैं, डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि डायगोनल से हमें मतलब नहीं है, डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स, अगर यही डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर बोल देंगे, केवल ये कह देंगे कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं। फिर हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि उसके बाकी एलिमेंट जीरो हैं। अगर आपने कह दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, इसका मतलब डायगोनल वाली प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें डेफिनेशन दे देते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, क्या हो जाएगी? ए डायगोनल मैट्रिक्स, हमने डायगोनल कह दिया तो इसका मतलब ये बात आ गई। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो, वो तो आपने यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स लिख ही दिया था, इसका मतलब बाकी सब जीरो हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal elements are equal and other elements are जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इफ़ के आगे। ठीक है, तो फिर अगली कंडीशन ये आप बना लीजिए स्केलर, तो एलिमेंट सेम कर दीजिए डायगोनल के, 3 3 3 2 2 2, है ना, के। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का बन गया, इसी तरीके से 4 क्रॉस 4 का, लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि बस ये वैल्यू 1 हो जाए, डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, तो उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। आपने यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स कहा है तो इसका मतलब कि ये चीज़ अपने आप आ गई, और खाली डायगोनल एलिमेंट को 1 बता दिया तो इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। अब नॉन डायगोनल को जीरो नहीं बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपने यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं लिखते हो तो क्या बताना पड़ेगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होना जरूरी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ये चीज़ बताना पड़ेगा। ठीक है, अगली डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लो। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ए डैश निकाल लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये ट्रांसपोज होगी, है ना, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि हमें ये मैट्रिक्स बताना है, तो ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को ही तो बता नहीं रहे कि उसमें ये शर्त होनी चाहिए, ऐसा हो जाए तो वो मैट्रिक्स ऐसा हो जाए। ये इस मैट्रिक्स में कुछ करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जब ओरिजिनल मैट्रिक्स में कुछ करने के बाद मैट्रिक्स निकलती है तो हम लोग फिर अगली वाली डेफिनेशन लिखते हैं।
ठीक है, कौन वाला फॉर्म लेते हैं ये, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, है ना, कैसे ऑब्टेन्ड हुई, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स को हमने क्या किया कि हमको मैट्रिक्स मिल गई, इज कॉल्ड, तब हम उसको बोल देंगे। तो जैसे हमें क्या कहना है, डेफिनेशन है किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, कैसे मिला, a matrix obtained by interchanging the rows and columns of the given matrix capital A. A matrix obtained by interchanging the rows and columns of the given matrix capital A is called, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई। तो यही दो फॉर्म पर हम लोग सारी डेफिनेशन बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या ए पावर टी, है ना, ए टी से भी डिनोट होता है, ए डैश से भी। तो जैसे ए मैट्रिक्स दी है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इसी तरीके मैट्रिक्स अगर ये है, मान लीजिए मैट्रिक्स 2x3 की है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, 3x2 की हो जाएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स निकालते हैं। अगली डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, मतलब उसको ट्रांसपोज कर दें और वो मैट्रिक्स ओरिजिनल आ जाए, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कौन सा फ्रेम लगाएंगे, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया तो वो सेम मैट्रिक्स हो जाए। तो ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, ए मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल आपको अपने आप ध्यान में रखना है। ए डैश इज इक्वल टू ए, तो ए ये है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए डैश ए डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख लो, सिमेट्रिक के लिए डायगोनल कुछ भी लिख लो, ठीक है। इसके इधर कोई भी एलिमेंट लिख लो, जैसे इधर डी, यहाँ डी लिखा तो सेम एलिमेंट यहाँ पर रख लीजिए। ये ई लिखा है तो ये ई हो जाएगा, ये एफ है तो ये एफ हो जाएगा। मतलब यहाँ इसमें क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, है ना, ए आई जे, ये कौन सा एलिमेंट है, ए 1 2 इज इक्वल टू ए 2 1 होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अब देखो इसका ट्रांसपोज कर लो, ए डैश निकाल लो, तो ए डैश फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया, लेकिन मैट्रिक्स वही रही, ए डैश ही है, ये सेम मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, ये मैट्रिक्स हमारी हो गई कैसी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। बस उसी फ्रेम में रख लीजिए, हमने बताया ना कि इन्हीं दो से हम लोग बनाएंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, इफ ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए डैश इक्वल टू ए, तो एग्जाम्पल बना लीजिए। एग्जाम्पल बनाने में ध्यान रखना है, कैसे क्या ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट, जैसे पहले वाले में तो कहा डायगोनल कुछ भी लिख लो, लेकिन यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल को 0 ही करना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट पहले 0 कर लो, ठीक, ऊपर कोई भी एलिमेंट लिख लो और उसी का नेगेटिव इधर रख लो। तो यानी ए लिखा है तो इधर माइनस ए हो जाएगा, इधर बी लिखा है तो ये माइनस बी हो जाएगा, सी है तो माइनस सी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई, तो इसका ट्रांसपोज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, उसके बाद माइनस कामा ले लो, तो हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो गया आपका 0 ए बी, ठीक है, ये हो गया माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी, ये हो गया माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, और ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गई। सो माइनस बाहर लगाए, माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 0,
ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब इसी डैश पर एक डेफिनेशन आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो वो ऑर्थोगोनल, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, है ना। तो हम लोग वही जो दो फॉर्म है वही यूज करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। एग्जाम्पल बना लीजिए, ए इज इक्वल टू मान लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ऐसा ये साइन लिया एक कॉस, तो इधर भी इधर साइन इधर कॉस, यहाँ माइनस लगा लो, बस बन गया। ठीक है, तो ए डैश निकाल लिया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ए डैश इक्वल टू ए और ए डैश दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों 0 ये 1 1, तो 1 0 0 1, ठीक है, आई आ गया। इसी तरीके ए डैश इंटू ए निकालोगे तो ये भी आई आ जाएगा। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए, तो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अगला, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? तो कंजुगेट मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स दी है, इसमें क्या है कि सारे जरूरी नहीं, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे, कम से कम एक एलिमेंट भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। अगर एलिमेंट रियल है तो रियल मैट्रिक्स कहलाती है। अगर एलिमेंट क्या हो गया, कम से कम एक भी कॉम्प्लेक्स आ गया, एक भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसका कंजुगेट निकाल सकते हैं। कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए का कंजुगेट मैट्रिक्स ए बार से डिनोट करते हैं। और ये कैसे आएगा, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, तो क्या होगा, ए प्लस आई बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए माइनस आई बी, और बी का क्या हो जाएगा, बी हमारा रियल नंबर है तो बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी प्लस आई इंटू 0, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, बी माइनस आई इंटू 0, तो ये भी बी के बराबर। तो रियल नंबर का हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम होता है, जैसे 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 2 रहेगा, 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 3 रहेगा। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बी ही रहेगा, सी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा सी माइनस आई डी। तो ये मैट्रिक्स जो निकलती है इसको कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए बोलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे मिली, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला गया। तो ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की बात चले तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई taking the complex conjugate of each element of the given matrix is called conjugate of the matrix, है ना, conjugate of the given matrix। ये डेफिनेशन हो गई। बस जो आपने यहाँ किया है वही उसी बात को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि ए मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स ऑब्टेन की गई है इससे, इसकी बात कर रहे हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स ये है, तो ये किससे, इससे ऑब्टेन हुई है। तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन हुई, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, इन सभी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इच का ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, है ना, इसको ए बार से डिनोट करते हैं, इसको ए बार, इट इज़ डिनोटेड बाई ए बार। ठीक है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, बस इसी कंजुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो वो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो इसी को ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। तो द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई ए स्टार, या किसी बुक में ए पावर थीटा मिल जाएगा। तो ए स्टार क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी है, इसका बार निकाल लो, यानी इसका कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल लो ए बार, तो ए बार हो जाएगा हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लिया, ये आ गया। फिर इसको ट्रांसपोज कर दो तो ए बार का डैश, ये हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, है ना, ट्रांसपोज कर दिया आपने। तो ए बार का डैश, यही हमारा ए स्टार कहलाता है। अच्छा, ए स्टार की वैल्यू ट्रांसपोज, चाहे पहले कंजुगेट निकालें फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज कर लें फिर कंजुगेट निकालें, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स।
इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना, वैल्यू दोनों की सेम होगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल टू ए स्टार की वैल्यू अगर ए आ जाए तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए एग्जांपल हमें बनाना है तो कैसे बनाएं, ए इज इक्वल टू, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो जीरो हो या फिर रियल हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलेगा। डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो हो या फिर रियल हो। तो हमने एक जगह पे जीरो कर लिया, दो जगह पे ये 3 है, ये 5 है, एक जगह पे जीरो, दो जगह पे रियल डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी डायगोनल में। उसके बाद इधर कोई भी एलिमेंट लिख लो, तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, कुछ रियल नंबर लिख लिया। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ए 2 + 3i, इसको हमने रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर डाल दिया। फिर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ लिख लो, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ लिख लो, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे लिख लीजिए। तो 2 इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 2 - 3i, इसका हो जाएगा -7i, रियल नंबर का तो वही रहता है, और ये 5 तो है ही है आपका। तो ये आपका ए बार आ गया। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये आ गया। अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। देखिए ये जो आई है ट्रांसपोज करने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गई। तो ए स्टार इक्वल टू ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट पूछा जा सकता है, कैसे होंगे डायगोनल एलिमेंट बताइए, आइदर जीरो और रियल, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और रियल। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, अगली डेफिनेशन लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल टू -a, यानी ए स्टार निकाले अगर -a आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, या तो जीरो हो या प्योर इमेजिनरी हो, यानी उसमें रियल पार्ट ना हो। तो हमने डायगोनल में एलिमेंट डाल दिया, ये प्योर इमेजिनरी IA, इसको जीरो कर लिया, और इसको IB, दो प्योर इमेजिनरी और एक को जीरो डाल दिया। ठीक है, या तो सारे जीरो हो जाएं, मतलब इनमें जीरो या प्योर इमेजिनरी हो सकते हैं, तो हमने डायगोनल एलिमेंट बना लिया। इधर कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना, मान लीजिए हमने A + IB C + ID, है ना, आपको ये रटना नहीं एग्जाम्पल, है ना, अपने आप कोई भी बना के लिख लीजिए। इधर एक आध नंबर, कम से कम एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो। ठीक है, तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया, एक रियल डाल दिया, तो इधर एक नंबर कम से कम कॉम्प्लेक्स डाल दीजिएगा। फिर क्या करना है, इधर क्या करना है, इसका केवल रियल में माइनस लगा देना है। यही पूरा लिख दो, केवल रियल में माइनस लगा लो, तो क्या हो जाएगा -a + IB। ठीक है, तो ये हो जाएगा C का -c, यानी इसके इधर वाले में केवल रियल पार्ट में माइनस लगा लेंगे, तो C का हो गया -c, इसका बता दो, इसका हो जाएगा -c + ID, और ये IB हो गया, है ना। ये बन गया एग्जाम्पल। अब इसको चेक कर लीजिए, इसका बार निकाल लो, तो ए बार इक्वल टू क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो हर एक एलिमेंट का, तो -IA, A - IB, C, -a - IB, 0, इसका हो जाएगा C - ID, -C - ID और -IB। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर लो, ए बार का डैश, इसको ट्रांसपोज कर लो, यही ए स्टार कहलाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, उसके बाद माइनस कामन ले लीजिए, सब में माइनस कामन ले लो, तो हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा IA A + IB C, IA A + IB C। दूसरा -a + IB और 0 C + ID। ठीक है, तीसरा -c + ID और IB। तो ये मैट्रिक्स हमारी A आ गई, तो बाहर माइनस लगा है, तो A स्टार इक्वल टू -a। तो A इज दिस इम्प्लाइज दैट A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी, इस बात को पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगली डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए। देखिए यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की शर्त ये है, मैट्रिक्स पहली चीज़ स्क्वायर होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ़, ये कंडीशन है उसकी कि ए और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाना चाहिए। ए स्टार इक्वल
टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर पीरियाडिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी, स्क्वायर होना जरूरी है पीरियाडिक के लिए, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी पीरियाडिक मैट्रिक्स विद पीरियड कैपिटल टे। पीरियाडिक मैट्रिक्स है तो उसका पीरियड भी होगा कुछ, तो विद पीरियड कैपिटल के इफ ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जैसे आपने के की वैल्यू मान लीजिए 3 ले लिया, के की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा, के की वैल्यू अगर आपने 3 ले लिया तो ए पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू ए हो जाएगा। ये क्या हुआ, ए पावर 4 इक्वल टू ए हुआ, है ना, ए पावर 4 इक्वल टू फाइनली ए हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग ए पावर 6 निकालें तो कितना हो जाएगा, ए पावर 6 को अब हम लोग क्या करेंगे, ए पावर 4 के टर्म में लिखना है, तो ए पावर 4 इंटू ए स्क्वायर आएगा, तो ये तो ए आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका ए क्यूब आ गया, है ना। ए पावर 4 की वैल्यू ए हो गई, है ना, ए पावर 4 की वैल्यू ए हो गई, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब आ गया। ठीक, ए पावर 6 ए क्यूब के बराबर आ गया। ए पावर 7 कितना आ जाएगा, ए पावर 7 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए पावर 4 के टर्म में लिखिए, ए पावर 4 इंटू ए क्यूब, तो कितना आ गया, ये ए पावर 4 कितना है आपका, ए पावर 4 ए के बराबर है, तो ए इंटू ए क्यूब कितना आ गया, ए पावर 4, और ए पावर 4 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो आपका कितना, ए पावर 7 आएगा, ए और ए पावर 4 आएगा, ए पावर 7 ए के बराबर आएगा। अगली वैल्यू बताओ, 3 का अंतर आएगा, आपने यहाँ 3 रखा ना तो 3 का अंतर आएगा। अगला ए पावर 10 ए आएगा, ए पावर 13 ए आएगा, एंड सो ऑन। तो जो लीस्ट होगी के की वैल्यू, जैसे 4 से स्टार्ट हुआ, पहला ए पावर 4 ए के बराबर आया, इसके पहले वाली वैल्यू वो ए के बराबर नहीं आई है, तो लीस्ट जो होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। के की वैल्यू यानी ये जो के की वैल्यू लीस्ट होगी, सबसे पहले तो देखियो ए दिया होगा, फिर हम ए स्क्वायर निकालेंगे। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाता तो इसका मतलब ए पावर 1 + 1 इक्वल टू ए आ जाता है ना, तो उस केस में उसका पीरियड 1 होता, यानी कि हर उसके आगे की वैल्यू ए आ जाती, ए स्क्वायर, ए क्यूब ए आ जाता, ए पावर 4 ए आ जाता, ए पावर 5, यानी 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो सब ए आ जाता है, लेकिन यहाँ 3 रखा तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस ए आएगा, ए पावर 4, ए पावर 7, ए पावर 10, इस तरीके से। तो ये मैट्रिक्स पीरियाडिक मैट्रिक्स कहलाएगी। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए पावर के इज इक्वल टू 0, मतलब ये नल मैट्रिक्स आ जाए, वेयर के बिलोंग टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा, के बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। इफ के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन K इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर K की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये शर्त है, ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ए के बराबर आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए तो उसको हम लोग इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। अभी आगे डेफिनेशन आएगी। अगली डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, पता ही है आपको, डिटरमिनेंट ए 0 तो सिंगुलर, और 0 नहीं तो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर होना जरूरी है भाई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर का निकलता है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट बनेगा ही नहीं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, अभी जो बात चल रही थी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई आ जाए तो वो मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी।
ठीक है, मैट्रिक्स ए इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स, क्या होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस लोअर, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए नाम हुआ क्योंकि जो मैट्रिक्स बन रही है वो अपर साइड में, ट्रायंगल अपर साइड में बन रहा है, इसके नीचे सारे जीरो हो गए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्रायंगल नीचे साइड बनेगा लोअर साइड में तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसके डायगोनल एलिमेंट के अबव सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स all the elements above the diagonal leading diagonal are zero, if all the elements above the leading diagonal are zero, ये होनी चाहिए, ये उसकी शर्त है। अगला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या तो अपर ट्रायंगुलर, ये भी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनमें से कोई भी एक फॉर्म होगा तो वो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग आज टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखें, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कौन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है ना। धन्यवाद।